नमस्ते जी। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 16 जो कि बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन। सेक्शन नंबर 10 में मैंने बात करी थी आपसे इमीडिएट पोजीशन हम कौन कौन से ग्राउंड पे ले सकते हैं। अब सेक्शन 16 जो है वो इसकी प्रोसीजर बताता है। तो सेक्शन 10 वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके जस्ट बाद आपको सेक्शन 16 की जो ये वीडियो है ये देख लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 16 की। तो जो भी आप प्रोसीजर आप देखेंगे, अगर सेक्शन 14 की आपने प्रोसीजर देखी हो, सेक्शन 15 की प्रोसीजर देखी हो और सेक्शन 16 की भी प्रोसीजर जब देखेंगे तो सब में जनरली जो पहला सबसेक्शन है वो सेम चला आ रहा है। सिर्फ जो डेज़ हैं सिर्फ इनका फ़र्क है कि इस प्रोसीजर को इतने दिन में ख़त्म करना है या इस प्रोसीजर को इतने दिन में ख़त्म करना है। थोड़ा यहाँ फ़र्क है, या फिर जो रिप्लाई फ़ाइल हो रहा है या टेनेंट जो रिप्लाई फ़ाइल कर रहा है, बेसिकली जो किराएदार फ़ाइल कर रहा है उसमें इतना दिन है। बाकी जनरली सारी चीज़ सेम है। बस सेक्शन 16 में एक चीज़ एक्स्ट्रा और है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में। लैंडलॉर्ड या कोई पर्सन जो क्लेम कर रहा है इमीडिएट पोजेशन को, क्योंकि अदर पर्सन भी तो फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो विडो है वो भी फाइल कर सकती है। हस्बैंड है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके नाम मकान है, अब वो उसकी जो वाइफ है वो करना चाहती है, खाली कराना चाहती है, तो वो उसके पास राइट है इमीडिएट पोजेशन का। सेक्शन 10 में हमने बात की थी, तो वो इसमें अदर पर्सन में इंक्लूड हो जाती है। तो लैंडलॉर्ड या कोई भी एनी पर्सन जो इमीडिएट पोजीशन क्लेम करता है तो वो क्या करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन फाइल करेगा, पिटिशन फाइल करेगा और उसमें एक एफिडेविट भी लगाएगा। एफिडेविट में ये लिखेगा कि मैं इतने टाइम से ये मेरे यहाँ पे रह रहे हैं, इतना किराया दे रहे हैं और अब मेरे इस कारण से मैं इनसे खाली करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ, जैसा भी है, और मैं इंटाइटल्ड हूँ खाली करवाने के लिए, मैं इंटाइटल्ड भी हूँ। वो पूरा एफिडेविट में आता जाएगा और जो भी उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारी बात आपको बतानी है एफिडेविट में, आपकी पिटिशन में, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेंट ट्रिब्यूनल में जाके देने। अब रेंट ट्रिब्यूनल में जब आप जाएंगे तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जिस दिन आप गए हैं उसके 1-2 दिन में जब भी रेंट ट्रिब्यूनल आपकी बात देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, तो फिर वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन वो नोटिस इशू कर रहा है उससे 30 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस इशू इसलिए कर रहा है जिससे जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो उसको बुलाए कोर्ट में और कहे कि आप अपनी जो बात कहना चाहते हैं उसको आप कह सकते हैं, या उसको टाइम दिया जाएगा बेसिकली फर्दर कि इतने दिन के अंदर आपके साथ समय है कि आप आके अपनी बात कह दीजिए। तो जो लैंडलॉर्ड है उसको, जो टेनेंट है उसको नोटिस दिया जाएगा, टेनेंट आएगा कोर्ट में। टेनेंट जब आएगा तो उससे कहा जाएगा कि आपके जब नोटिस जो बेसिकली दिया जा रहा है, पहली बात यह है कि जो नोटिस दिया जा रहा है उसमें ही पिटीशन जो है, जो डॉक्यूमेंट है और जो एफिडेविट है उसके साथ ही दिया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम नोटिस देंगे तो अपोजिट पार्टी को बुलाने के लिए एक डेट फिक्स की जाएगी कि आप कोर्ट में आइए। तो वो डेट जो होगी वो होगी जिस दिन नोटिस हम इशू कर रहे हैं उसको बुलाने के लिए, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कोटा रहते हैं, लेकिन कोटा तो नहीं, मान लीजिए आप कोटा रहते हैं, आपका मकान है और जयपुर में आपका मकान है, आप कोटा में रहते हैं, तो पहली बात तो जो केस फाइल होगा वो जयपुर में ही फाइल होगा, क्योंकि जनरल रूल है सिविल लॉ का कि जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहीं आप केस फाइल करें। तो वहाँ पे जब आप केस फाइल करेंगे तो जयपुर के कोर्ट से आप केस फाइल करेंगे और जयपुर का कोर्ट उनको ऑर्डर देगा कि आपको इस तारीख को अपीयर होना है, तो वो उस तारीख को अपीयर होंगे। तो वो जो तारीख, जिस दिन जो नोटिस दिया जा रहा है वो 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब अपीयर होने की जो डेट है वो 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए जिस दिन से नोटिस इशू किया जा रहा है। और जो सर्व होगा नोटिस वो बेसिकली कोर्ट का ऑफिसर सर्व कर देगा, या फिर आप पोस्ट से भेजेंगे तो वो बेसिकली जो होता है रजिस्टर्ड जो है पोस्ट बाय एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब ये कि आप सामने वाले को पता लग जाएगा कि हाँ मेरे पास आ गया, उसके साइन जो होते हैं उस पे आ जाते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं किसी को तो सामने वाला साइन करके भेजता है कि मुझे ये रिसीव हो गया, तो रिसीप्ट का आपको साइन दिख जाता है, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। सामने वाले ने एक्नॉलेज कर दिया, उसको पता लग गया कि हाँ मेरे पास ये लेटर आया है। सबसेक्शन 3 में बात ये करी है इन्होंने आगे कि अब क्या है कि एक डेट डिसाइड की जाएगी कि टेनेंट जो हैं उनको अपना स्टेटमेंट, जो अपना रिप्लाई है वो फाइल करना है। तो वो होगा 30 दिन जिस दिन आपको सर्विस हो चुकी है नोटिस की। तो जो रेंट ट्रिब्यूनल थी उसने आपको अपीयर होने के लिए जो नोटिस भेजा था वो जिस दिन आपको सर्व हो गया है उस दिन से 30 दिन। मैंने आपको एक सेक्शन नंबर 14 की जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि सर्विस ऑफ नोटिस और इशू ऑफ नोटिस में क्या फ़र्क है। इशू ऑफ नोटिस का फ़र्क होता है कि जिस दिन कोर्ट भेज रहा है वो वाली डेट, तो जिस दिन आज भेजा तो आज की डेट। सर्विस ऑफ नोटिस का मतलब होता है जिस दिन सामने वाली पार्टी को रिसीव हुआ है, जिसको आपने भेजा उसको रिसीव हुआ है,
वो डेट होती है सर्विस ऑफ नोटिस। तो सर्विस ऑफ नोटिस से 30 दिन डिसाइड होंगे। और अभी जो अपन ने पहले बात करी थी इसी सेक्शन में कि डेट फिक्स जो हियरिंग की वो कब होगी, वो इशू ऑफ नोटिस से फाइल होगी। तो इशू ऑफ नोटिस से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपीयर होना है, और सर्विस ऑफ नोटिस के बाद के जो 30 दिन हैं उसके अंदर अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना है, और एक कॉपी जो आपके रिप्लाई की वो आपको जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, उसको भी फाइल करनी है। अब क्या करना है, अब क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड है उसके पास जैसे ही रिप्लाई आएगा तो उसके पास 15 दिन का टाइम है। जिस दिन से उसके पास रिप्लाई उसको मिला है उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर वो रिप्लाई फाइल कर सकता है, जिसको रीजॉइंडर कहते हैं। तो ये है सबसेक्शन 3 बेसिकली। सबसेक्शन 4 में फिर जो बात लिखी है वो लिखी है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा वो क्या करेगा, 90 दिन के अंदर अंदर का एक समय डिसाइड करेगा जिस दिन फर्स्ट टाइम उसने नोटिस जो है सर्व हुआ था टीनेंट को। तो टीनेंट को फर्स्ट नोटिस जिस दिन सर्व हुआ था, अपन ने अपीयर होने के लिए उसको नोटिस जब दिया था, जिस दिन उसको रिसीव हुआ था उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर वो एक डेट फिक्स करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के, इस दिन हम आपके जो दोनों के डिस्प्यूट हैं इनको सुनेंगे। तो क्योंकि हमने एक साइड का देख लिया, एक पार्टी ने अपनी बात रखी, दूसरी पार्टी ने अपना रिप्लाई दे दिया है, रिप्लाई का भी रिप्लाई अब लैंडलॉर्ड ने दे दिया है। अब इसके बाद वो 90 दिन के अंदर अंदर वो एक डेट डिसाइड कर देंगे और उस दिन वो सुन लेंगे उनकी। और जो पूरा केस है इसको डिस्पोज़ करने का जो टाइम है वो है 150 डेज़, 150 दिन के अंदर अंदर ये पूरा केस सॉल्व हो जाएगा, पूरा डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो डिस्प्यूट ऐसा है जो सेक्शन नंबर 10 की सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 3 में आ रहा है, सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 3 में आता है, तो टोटल जो डिस्पोजल का टाइम है वो 180 डेज़ हो जाएगा 150 डेज़ की जगह, मतलब 30 दिन और बढ़ा दिए। तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 अगर आप याद करेंगे तो टोटल सबसेक्शन जो 10 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10 है, उसमें 4 ही सबसेक्शन है। तो सबसेक्शन जो पहला है उसमें वो सारा बात करा है कि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप सेना में हैं, तो जिस दिन आप रिटायर हुए हैं उस दिन वाली बातें हैं। और सबसेक्शन जो 3 है उसमें वो बात करिए कि आपका मकान में आप नीचे जो है आपने रेंट पे दे रखा है और ऊपर आप रहते हैं, लेकिन आपके कोई फिज़िकल इंजरी ऐसी हो जाती है कि आप स्टेयरकेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो फिर आप नीचे वाला जो एरिया है उसमें रहना चाहते हैं, तो वो सबसेक्शन 3 था बेसिकली। तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 जो सबसेक्शन 10 जो सेक्शन 10 के हैं उनके लिए टोटल डिस्पोजल टाइम 180 डेज़ है। सेक्शन 6 में बात करिए कि अब जो है 180 डेज़ के बाद क्या है कि अगर जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसको लगता है कि लैंडलॉर्ड के फेवर में बात हो रही है, लैंडलॉर्ड को मिलना चाहिए, तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन जो है वो इशू करेगा। और सबसेक्शन 6 में क्या रखा है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन है वो एग्जीक्यूट 3 महीने बाद होगा, नॉट लेस लिखा हुआ है यहाँ पे, शेल नॉट बी एग्जीक्यूट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। तो जिस दिन डिसीजन हुआ, जिस दिन आपको डिसीजन मिला है, जिस दिन उसने सर्टिफिकेट बेसिकली इशू किया है, उस दिन से वो 3 महीने के अंदर अंदर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूट करने का टाइम तभी होगा, उसको बेसिकली मकान किराएदार को टाइम दिया जा रहा है कि आप अब खाली कर लीजिए, आपके अगेंस्ट में ऑर्डर वैसे ही आ चुका है, अब आप खाली कर लीजिए। अब बात आती है जो मैं आपको पहले बताया था कि मैंने आपको लास्ट में एक बात बताऊँगा, वो ये बात है कि अगर मकान मालिक के पास जब ये फेवर में रिकवरी का आ गया है, एक पोजीशन का एक सर्टिफिकेट आ गया है और 3 महीने पूरे हो भी जाते हैं और किराएदार खाली नहीं करता है, तो अगर वो जगह प्रेमाइसेस जो है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दी गई है तो टेनेंट जो किराएदार है उसको दुगना किराया देना पड़ेगा, और अगर वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए दी है तो उसको 3 गुना किराया देना पड़ेगा। मतलब पहले अगर 2000 रुपये किराया दे रहे थे आप हर महीने का, अब आपको 4000 देना पड़ेगा अगर वो रेजिडेंशियल रहने वाली जगह है। और अगर वो कॉमर्शियल पर्पज़ है जहाँ पे आप कोई ट्रेड या बिज़नेस या ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कुछ कर रहे हैं, तो आपको 2000 की जगह 6000 रुपये किराया देना पड़ेगा हर मंथ का अगर जाता है, तो उस हिसाब से जब तक आप खाली नहीं करते हैं। और जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक देना पड़ेगा, और साथ में वो फिर दूसरे तरीके जो हैं एग्जीक्यूशन के वो अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन लगा के। सो ये है बेसिकली सेक्शन नंबर 16 जिसमें हमने बात करी इमीडिएट पोजीशन आप कैसे रिकवर कर सकते हैं किसी से। सो थैंक यू।